नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश्वर गले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गायों की रक्षा के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिवराज सरकार ने गायों की देखभाल के लिए गौ कैबिनेट गठित की है। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में गौ कैबिनेट का गठन हुआ है। गौ कैबिनेट में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वन मंत्री विजय शाह, कृषि मंत्री कमल पटेल, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल को शामिल किया गया है। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग समिति के सचिव होंगे। राज्य सरकार ने गौ कैबिनेट के गठन का आदेश जारी कर दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गौ कैबिनेट के गठन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने शिवराज सरकार को अपना पुराना वायदा भी याद दिलाया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश में गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा करने वाले शिवराज सिंह अब गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन कैबिनेट का भी गठन कर दिया है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, किस तरह से तैयारियां हैं अब पर्यटन और गौ संवर्धन को आगे बढ़ाने की? देखिए दीपेश, प्रदेश की बीजेपी सरकार ने साफ कर दिया है कि गाय और गौशाला उसकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर होंगे, क्योंकि उपचुनाव में गाय और गौशाला का मुद्दा भी जोर शोर के साथ गूंजा था। और इसी मामले में कांग्रेस को जवाब देने के लिए बीजेपी सरकार ने गो कैबिनेट का गठन करने का फैसला किया है। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है और मकसद यही है कि गाय और गौशालाओं से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं उनको जो गो कैबिनेट बनाई गई है उसमें प्रस्ताव लाए जाएंगे और उसी में मंजूरी देने का काम होगा। साथ ही किस तरीके से सरकार के फैसलों पर निगरानी होगी, इसका काम भी गो कैबिनेट करने का काम करेगी। यानी कि कुल मिलाकर अब तक जो कैबिनेट की बैठक होती थी उसमें हर तरह के विषय और बिंदु लाने का काम होता था, जिसपे कैबिनेट अपनी मोहर लगाने का काम करती थी। लेकिन अब सरकार ने तय कर दिया है कि गाय और गौशालाओं से जुड़े मुद्दों के लिए अलग से कैबिनेट गठित करके उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, फैसले लिए जाएंगे जो सीधे गाय और गौशालाओं से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि पर्यटन को लेकर लगातार पहली प्राथमिकता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हमेशा से रही है, चाहे वो 15 महीने पहले की बात को या फिर अब एक बार फिर से पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी है। बिल्कुल, देखिए सीएम शिवराज ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि अब वो किस तरीके से प्रदेश का विकास करेंगे और इसको लेकर जो खाका तैयार किया है उसी की झलक अब देखने को मिल रही है। चाहे गाय और गौशाला का मुद्दा हो, उसको लेकर अलग से कैबिनेट बनाई गई है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से संभावनाओं को तलाशा जा सकता है और जो पर्यटन से जुड़े तमाम फैसले उनको किस तेजी के साथ लेकर उस पर अमल हो सकता है, इसको लेकर भी पर्यटन कैबिनेट बनाने का फैसला जो है राज्य सरकार ने किया है। इसमें भी उन विभागों को जोड़ा गया है जो सीधे पर्यटन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पंचायत ग्रामीण विकास विभाग हो या फिर वन विभाग हो, आदिम जाति कल्याण विभाग हो। इन तमाम विभागों को पर्यटन कैबिनेट में जोड़ा गया है ताकि उनसे जुड़े हुए जो फैसले हैं उनको लेकर तेजी के साथ मध्य प्रदेश को पर्यटन के मानचित्र पर तेजी के साथ उभारा जाए। तो जो बड़े फैसले आएंगे, पर्यटन से जुड़े जो फैसले आएंगे वो पर्यटन कैबिनेट के जरिए मंजूर किए जाएंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में अग्रसर होती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। लव जिहाद कानून को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि यह किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है। वहीं प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि लव जिहाद पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकी संगठनों का भारत के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र है। तो कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने इसके समर्थन में ट्वीट किया है। वहीं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हाजी हारून ने कहा है कि लव जिहाद के नाम पर प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। ये कांग्रेस नहीं जोड़े तो जुड़वा देती है। धर्म स्वातंत्र विधेयक है 2020 ये लाया जा रहा, उसमें एडमेंटमेंट किए। हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि कोई भी जबरदस्ती लालच देकर, प्रलोभन देकर
अगर विवाह करता है तो उसे 5 साल का कठोर कारावास होगा। हमने स्पष्ट कहा है कि नल एंड वाइड हो जाएगी वो शादी, अमान्य हो जाएगी। ये गैर जमानती अपराध है, संज्ञेय है, इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखें। ये धर्म स्वातंत्र विधेयक है। एक हमने ये मांग की है कि लव जिहाद के खिलाफ जो सरकार कानून बना रही है वो बहुत स्वागत योग्य है, पर इस कानून को और सख्त बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय आए जिसमें 7 साल से कम सजाओं पर 60 दिन के अंदर जमानत के प्रावधान है। हम चाहते हैं कि ये 10 साल से ऊपर की सजा के प्रावधान इसमें बढ़ाए जाएं, तो अपराधियों के खिलाफ जो सरकार चाहती है कि कठोर कार्रवाई हो, अपराध में जो साजिश करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। पर नरगिसा दत्त और नरगिसा को सुनील दत्त की पत्नी बनने दो, केवल सीता ही रूबिया बनती रहे और तुम विरोध करते रहो, तो ये षड्यंत्र नहीं चलेंगे। मुगालते में नहीं रहे कोई भी, कांग्रेस कानून को हाथ में ना लें और मुगालते में ना रहे। कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है कि इस तरीके की विधेयक लाने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है? खुलेआम आओ, बहस करो, बोलो जरा समाज में कि हम गलत कर रहे हैं। कि मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 मध्य प्रदेश में प्रभावशील है। 21 अक्टूबर 1968 की गैर नोटिफिकेशन हुआ है, कानून बना हुआ है। जब कानून बना है उसमें कार्रवाई करने की बजाय नया कानून कैसे बन सकता है? कानून का अमेंड हो सकता है, कानून में बदलाव हो सकता है, लेकिन कानून तो नया तो नहीं बन सकता। ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। लफ्ज जिहाद जैसा शब्द पहले था ना, आज है, ये कानून परिभाषा में कहीं नहीं आता है। निश्चित से एक मुद्दा है, महिलाओं की, माताओं की, बहनों की रक्षा के लिए कानून बनना चाहिए, कानून में सख्ती आना चाहिए। कांग्रेस इसकी पक्षधर है, सभी लोग उससे पक्षधर है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो राजनीति करने के उद्देश्य इस तरह की बातों करके लोगों में चर्चा करना चाहती है कि आम जनता में इस तरह की बातें हों, लोगों में भेदभाव हो और एक अफवाहों का माहौल बने, जबकि कानून लागू है। मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 प्रभावशील होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि नया कानून लेके आए। हाँ, उसको सुधार कर सकती है, करना चाहिए। लव एक अलग चीज है, जिहाद एक अलग चीज है। प्यार तो जो है किसी को भी किसी से हो सकता है, लोग साथ रहते हैं और प्यार हो जाता है। जिहाद तो एक मुकद्दस फरीजे का नाम है, उससे प्यार का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, मैं जाती तौर पर, कोई मजहबी तौर पर हम नहीं पसंद करते इस बात पर कि कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू बहन बेटी से शादी करे, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है, तस्वीर में दोनों रुख हैं। ऐसा समाज में सब हो रहा है कि जो लड़का लड़की साथ रहते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। कई मिसालें मुसलमानों की भी सामने आती हैं, कई मिसालें हिंदू भाइयों की भी आती हैं। तो प्रोपेगेंडे के जरिए सिर्फ ये साबित करना कि सिर्फ ये मुसलमानों में ऐसा हो रहा है या मुसलमान नौजवान ऐसा कर रहे हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और ऐसा कानून बनाना सरासर भारत के संविधान के खिलाफ। इधर बीएसपी विधायक रामबाई को निगम मंडलों में जगह मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा जताया है, साथ ही उन्होंने इमरती देवी को भी निगम मंडल में पद देने की पैरवी की है। तो आपको बता दें कि रामबाई को काफी उम्मीद नजर आ रही है। हालांकि वो ये भी कह रही हैं कि मंत्री तो नहीं, लेकिन हां, निगम मंडल में मंत्री का दर्जा जरूर हमें मिल सकता है। भरोसा है मुझे भूपेंद्र सिंह जी पर, नरोत्तम भैया पर, सीएम साहब पर, और हमारे गोविंद सिंह जी हैं, वो भी हमारे जीजा जी हैं। तो इन लोगों पर भरोसा है, क्योंकि जो उन लोगों ने समय, हम लोगों ने उन लोगों के समय में जब स्थिति थी, उनकी सरकार बनी थी, उस समय हम लोग साथ में थे। तो वो जो भरोसा है कि निगम का पद जरूर दे सकते हैं। पहले तो मैं इमरती दीदी की बात करूंगी कि उन्हें तो स्वतंत्र प्रभार मिलने चाहिए, उनके लिए आने बहुत बड़ा पद मिलने चाहिए। अच्छी थी वो, और वो हार चुकी, इसका दुख मुझे भी है। और रही बात हम लोगों की, तो हम लोगों को भी बोला था, तो अब विश्वास ही कर। रामबाई की उम्मीद पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारी पार्टी उदार पार्टी है, जो हमारे साथ रहता है हम उसका ध्यान रखते हैं, रामबाई का भी ख्याल रखा जाएगा। हमारे अपने सरकार के चलाने में निर्दलीय विधायकों ने भी साथ दिया, और यहाँ तक कि कई दल वालों ने भी दिया है। तो अब ऐसे में मुख्यमंत्री के हाथ में है, और हमारे मुख्यमंत्री बहुत उदार हृदय हैं, पार्टी की विचारधारा भी उदार है। जो हमसे जुड़ के आता है, हम उस सबका उस ढंग से ख्याल करते हैं। तो निश्चित रूप से रामबाई का भी ध्यान रखा जाएगा।
सीएम शिवराज सिंह चौहान परिवार समेत तिरुपति के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए, जहां उन्होंने दर्शन करने के बाद विद्वानों के साथ बातचीत की, पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया है। स्वामी के तीर्थ प्रसादम को भी ग्रहण किया। वहीं सीएम शिवराज मंदिर OSD डॉलर शेषाद्री से मुलाकात करते हुए भी नजर आए। साथ ही सीएम ने शेषाद्री के आवास पर श्रीवारी की मूर्तियां और नक्शों के बारे में भी जानकारी ली है। तिरुमाला की यात्रा के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान जुबाली तीर्थ का दौरा करते नजर आए। आंजनेय स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। अतिरंजी मठ में महंत अर्जुन दास जी से उन्होंने मुलाकात की और आशीर्वाद प्राप्त किया। सीएम ने अपनी पत्नी के साथ मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चश्मा खरीदा, उनकी पत्नी ने चूड़ियां खरीदी और फिर शिवराज सिंह चौहान ने प्रकृति के संग भी कुछ वक्त बिताया है। भगवान वेंकटेश के दर्शन किए, सौभाग्य मिला, मन ऊर्जा से भर गया और उनके चरणों में यही प्रार्थना की। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमें बनाना है। जनता के सबके सहयोग से भगवान के चरणों में यही प्रार्थना की कि इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतनी बुद्धि और विवेक दें जिससे हम अपनी जनता के साथ मिलकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकें, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके, आगे बढ़ सके और कोरोना जैसी महामारी अब खत्म हो, समाप्त हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। कंप्यूटर बाबा को राहत मिलती नजर आ नहीं रही है। न्यायालय में लगाई जमानत अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही गांधीनगर थाने में उन पर मारपीट और धमकाने की धारा में एक और प्रकरण दर्ज हो चुका है। लगभग 2 माह पहले तीर्थस्थल गोमटगिरी पर सुभाष दयाल नामक शख्स गेट बनाने के लिए गया था। इस दौरान कंप्यूटर बाबा ने उसके साथ मारपीट की थी और धमकी देते हुए मौके से भगा दिया था। आवेदक की 2 माह पुरानी शिकायत पर गांधीनगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल कंप्यूटर बाबा जेल में हैं। पुलिस जेल जाकर बाबा की फॉर्मल गिरफ्तारी कर सकती है। कल एक प्रकरण कायम हुआ है, मिसलेनियस अपराध है, धारा 323/294 का। पुलिस सूची भेज। प्रदेश सरकार और प्रशासन प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। ग्वालियर में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह के मैरिज गार्डन पर एंटी माफिया सेल ने कार्रवाई की है। बालाजी गार्डन का टीन शेड तोड़ दिया गया है। यह गार्डन सरकारी जमीन पर बनाने का आरोप है। आपको यह भी बता दें कि अशोक सिंह दिग्विजय सिंह के समर्थक माने जाते हैं। ग्वालियर से 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं इंदौर में हिस्ट्री शीटर बदमाश साजिद चंदनवाला के अवैध अतिक्रमण को लेकर निगम की तरफ से की गई कार्रवाई कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह की अगुवाई में हुई है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरें के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सऊदी अरब में फंसी खरदा निवासी महिला रीना गहलोत की वतन वापसी की गुहार के मामले में न्यूज 18 की मुहिम का असर लगातार हो रहा है। न्यूज 18 पर मुहिम चलाने के बाद कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। आज पीड़ित महिला के परिजनों को थाने बुलाकर उनके बयान लिए गए हैं। महिला की बड़ी बेटी ने कहा कि उन्हें न्यूज 18 की कोशिशों पर भरोसा है कि उनकी मम्मी वतन वापस आएंगी। संज्ञान में आया था, उसमें वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक महोदय
के निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो उसको तत्परता से और गंभीर पूर्वक जांच की जा रही है। उनके परिवारजनों को बुला के आज कथन दिए थे और पूछताछ की। रीना गहलोत है नाम की महिला है जो काम करने सऊदी में है। सऊदी में माँ से उनकी बात चल रही है परिवारजन की। न्यूज़ 18 जो कि हमारी लगातार मदद कर रहा है, तो हमको उम्मीद है कि हमारी मम्मी वापस आ जाएगी भारत। तो अब पुलिस बैंक स्टेटमेंट का क्या होगा? बैंक स्टेटमेंट का इन लोगों ने बोला है कि थानेदार से बोलना कि आवेदन पत्र ला दें, तो वहाँ से फिर स्टेटमेंट पूरे मिल जाएगा। इंदौर के कनाड़िया थाना इलाके में स्थित तालाब में 2 दिनों में 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। कल एक शव 2 साल के बच्चे का, तो आज वहीं से एक महिला का भी शव मिला है। दोनों शव मां बेटे के ही बताए जा रहे हैं। बच्चे के शव मिलने के बाद से पुलिस ने सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया है, जिसमें एक महिला बच्चे को पैरों से मारती हुई नजर आ रही थी। आज दोपहर जिस महिला का शव मिला है उसका हुलिया सीसीटीवी में दिखाई दे रही महिला से मिलता जुलता है। जो जानकारी फिलहाल मिल रही है उससे ये पता लग रहा है कि महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का खुलासा होगा। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं और इन दोनों तस्वीरों के बाद अब पुलिस हर एंगल पर जांच करती हुई नजर आ रही है। अब एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि सीसीटीवी के आधार पर और प्राथमिक तौर पर अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है और वो बच्चे को मार रही है और उसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है, लेकिन महिला की मृत्यु कैसे हुई ये एक बड़ा सवाल है और इसकी पड़ताल पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और फिर उम्मीद जताई जा रही है कि उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये काफी गंभीर मामला है। इस तरह से 2 दिन के डिफरेंस में, यानी कि एक दिन के बाद कल और आज ये 2 दिन में मां बेटों की लाश मिलना कई सवाल खड़े करता है। तो इंदौर का ये मामला है और इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अनूपपुर में चावल का बड़ा घोटाला सामने आया है। 30,000 क्विंटल घटिया चावल को राशन दुकानों के जरिए हितग्राहियों तक पहुंचाने की तैयारी थी। खराब क्वालिटी का चावल, गेहूं 3 वेयर हाउस तक पहुंचा दिया गया, जबकि एफसीआई ने चावल को खराब बताकर रिजेक्ट कर दिया था। ये चावल कोतमा, राजेंद्र ग्राम और सजहा वेयर हाउस में ले जाकर रखा गया था। चावल की मिलिंग अब्दुल वाहिद राइस मिल में की गई थी। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बड़े घोटाले की ओर ये पूरा मामला नजर आता है। आपको बता दें, अनूपपुर में चावल का बड़ा घोटाला सामने आया है। काफी पहले से शिकायत आ रही है। आप पत्रकार लोगों ने भी बात उठाई, मेरे संज्ञान में लाया। मैंने शिकायत की, पत्र लिखा, जांच हुई। मुझे ये भी पता लगा है कि जांच में 66 टैग अमानक चावल पाया गया। मिलरों को दिया गया कि फिर से मिलिंग करके उसको दें, सफाई करके, पर वो सब लीपापोती हो रही है। उसी चावल को फिर से उचित मूल्य दुकानों तक पहुंचाया जा रहा है। मैं भी अभी 1-1.5 महीने अनूपपुर चुनाव में चूंकि व्यस्त था, इसलिए बहुत ध्यान नहीं दे पाया। अब मैं उसकी फिर से जाकर के खुद देखूंगा। प्रशासन को आपके माध्यम से भी कह दे रहा हूं और पत्र भी लिखूंगा कि जो भी जहां गड़बड़ है उसे ठीक कर लें। मैं अपने क्षेत्र में गुणवत्ताहीन अनाज नहीं बंटने दूंगा। शासन प्रशासन कुछ करता है तो ठीक, अन्यथा मैं खुद जाकर के और ऐसी दुकानों में ताला लगा दूंगा। 8 स्टेकों का हमने निरीक्षण परीक्षण किया, जिसमें एक स्टेक जो है उसको रोक लगा दी गई कि एक स्टेक आपके द्वारा वितरण नहीं करना। एक माने स्टेक का पुनः है वो अपग्रेड होगा। पहले BRL हुए थे 48 स्टेक। 48 स्टेकों को अपग्रेडेशन कराना था। हाँ, तो क्या अपग्रेडेशन करा के उचित मूल्य की दुकानों में? तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राज नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज, क्या अब इस पूरे मामले को लेकर अब कोई कार्रवाई देखने को मिल रही है? और अगर इतनी बड़ी ये बात है तो फिर प्रशासनिक अधिकारियों की इस पर चुप्पी क्यों? जी, मैं आपको बता दूं कि अनूपपुर में
कोतमा वेयर हाउस में रखा हुआ 30,000 कुंटल चावल अमानक घोषित किया गया था, जिसे जी लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है। तो राज हमारे साथ जुड़े थे जो बता रहे थे कि इस चावल को अमानक घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी इसे पहुंचाने की कार्रवाई की गई थी और फिर इसे बांटने की भी तैयारी थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर उम्मीद नजर आ रही है कि कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो गड़बड़ी करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। तो मिली भगत से वेयर हाउस तक ये घटिया चावल पहुंच चुका है। 3 वेयर हाउस तक इसे पहुंचा दिया गया है। दोषियों पर अब कार्रवाई कब होगी एक बड़ा सवाल है, होगी भी या नहीं होगी ये भी एक बड़ा सवाल है। मिली भगत किस स्तर के अधिकारियों की है ये भी कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल यही है कि लगातार जब इस तरह के मामले उठ रखे हैं, लगातार जब इस तरह की बातें मीडिया में आ रही हैं, लगातार जब इस तरह के मामलों को लेकर जनप्रतिनिधि आवाज उठा रखे हैं, तब फिर अधिकारियों के कान तक जूं क्यों नहीं रही है और अधिकारी इस सब पूरे मामले को लेकर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, क्यों इस पूरे मामले की जांच पड़ताल नहीं होती है। सवाल ये भी उठता है कि जब ये चावल घटिया क्वालिटी का मानकर इसे रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर ये वेयर हाउस तक कैसे पहुंच गया और कैसे बंटने के लिए तैयार कर दिया गया। एक और बड़ी खबर इस वक्त मंडला से मिल रही है। कान्हा नेशनल पार्क में भूख से बाघ की मौत हो गई है। 14 से 15 साल के वयस्क बाघ की मौत होना बताया जा रहा है। कान्हा प्रबंधन को गश्ती के दौरान शव मिला है। 4 से 5 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कान्हा नेशनल पार्क से, जहां भूख की वजह से बाघ की मौत हो गई है। तो कान्हा प्रबंधन को गश्ती के दौरान ये शव मिला है और 4 से 5 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि खबरें लगातार जारी हैं।